गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से आपका विराम चिन्ह वाले चैप्टर में स्वागत है। ठीक है ना, यानी कि इस टॉपिक में फिर से स्वागत है। क्यों? क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में कुछ विराम चिन्ह आपको पढ़ा चुकी हूँ और मैं आज उसके आगे बताने जा रही हूँ। आपको भी पता है कि विराम चिन्ह का जो चैप्टर है, और ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि विराम चिन्ह बहुत हैं और एक ही बार सब बना देना और आधे घंटे का मैं वीडियो बना दूँ तो आप नहीं देखेंगे। ठीक है ना, आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कम समय में, यानी कि 10-10 मिनट में आपको सारे अलग अलग सेपरेट वीडियो में बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यहाँ पे आपको परिभाषा और उदाहरण के साथ बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा विराम चिन्ह करके अलग अलग वीडियो में बनाया गया है और आप सारे वीडियो को देखिए और अच्छे से विराम चिन्ह को पढ़िए और एग्जाम में सफल होइए। तो चलिए देखिए, परिभाषा तो आप जान ही गए थे। ठीक है, क्या है कि मौखिक लिखित भाषा में अर्थ अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो विराम चिन्ह होते हैं, विशिष्ट विराम चिन्ह, उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक शब्द होता है, ठीक है, उसके आगे हम लगाते हैं, उस शब्द के आगे ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे वो कुछ क्या शब्द होते हैं, जैसे आश्चर्य का कोई शब्द होगा, ठीक है, घृणा का शब्द होगा, शोक का होगा, हर्ष का होगा, भय का होगा। जब आप वाक्य में इन भावों को प्रकट करने वाला जो शब्द होगा, ठीक है, उसके आगे हम किस तरह का लगाएंगे चिन्ह? ये विस्मयादि बोधक। कैसा होता है? ये पूर्ण विराम होगा, उसके नीचे बिंदी रहता है। ठीक है ना, जैसे देखिए आपका उदाहरण में दिया है, शाबाश प्रखर तुम कक्षा में प्रथम है। जब कोई कक्षा में प्रथम आया, ठीक है, कोई बच्चा या छात्र, कोई भी बच्चा अगर अगर तो वो अगर प्रथम आता है और आपका पैर छूने आता है तो आप क्या बोलते हैं? शाबाश तुम प्रथम आए। तो यानी कि आपने क्या अपना हर्ष दिखाया, ठीक है, उत्साह दिखाया उसको। जो आपका ये शब्द है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। और इस तरह के शब्दों के आगे हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन वो शब्द होता है, ठीक है ना, कोई भी शब्द के आगे, जैसे शब्द तो यहाँ भी प्रखर भी है, तुम भी, मगर इसके आगे नहीं, हम उन शब्दों के आगे लगाएंगे जो विस्मयादि बोधक शब्द होता है। और स्पेशली विस्मयादि बोधक शब्द होता है कौन सा? आश्चर्य का कोई शब्द होगा, घृणा का होगा, शोक होगा, हर्ष होगा, भय। जैसे मान लीजिए घृणा है, छी छी छी, किसी चीज को देख के, इस तरह का जो शब्द होगा उसके आगे हम लगाएंगे। ठीक है ना, अब आगे आते हैं उदाहरण चिन्ह। ठीक है ना, एक चिन्ह क्या होता है? उदाहरण चिन्ह। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा हिंदी में उदाहरण चिन्ह क्या होता है, तो इसको हिंदी में से इंग्लिश में समझ। जब किसी चीज को आप हिंदी से थोड़ा सा इंग्लिश में अगर पढ़ते हो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उदाहरण चिन्ह। उसको क्या है, वो कहाँ लगाते हैं? जब किसी व्यक्ति का कथन, जब कोई व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति होता है, ठीक है, ऐसे हर व्यक्ति का कथन नहीं, जब कोई ऐसे व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जो वो कहता है और वो जो बोलता है उसकी जो कथन होती है ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उसी को हम क्या करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे करो या मरो, ठीक है ना, गांधी जी भाई प्रसिद्ध आदमी, ठीक है, तो उनका जो शब्द था, उनका जो वाक्य क्या था? करो या मरो। तो यानी कि आपकी परिभाषा क्या क्या मतलब इन्हीं की बात को हम क्या लिखते हैं? ज्यों का त्यों लिखा जाता है कि करो या मरो, ये वाक्य कोई और नहीं कहा, ठीक है ना, केवल कुछ भी कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी कहते थे। इसीलिए किसी व्यक्ति का कथन, यानी कि इन व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वहीं पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं। तो ये बात, इससे ये साबित हो जाता है, इससे ये मालूम चल जाता है कि करो या मरो ये किसका लिखा हुआ है? गांधी जी का, मतलब बोलते थे गांधी जी। ठीक है ना, यानी कि किसी व्यक्ति का कथन, उन व्यक्ति का कथन क्या है और उस व्यक्ति का कथन जो होता है उसको हम क्या करते हैं? उदाहरण चिन्ह में लगाते हैं, यानी कि दोनों तरफ से डबल डबल चिन्ह ऊपर साइड में लगाते हैं, नीचे नहीं। ठीक है ना, सब में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों साइड में डबल डबल लगाते हैं, उसी को यानी कि उदाहरण चिन्ह कहते हैं। उसी तरह का ये डबल हो जाता है, इसी का पार्ट है, मैंने नंबर डाल दिया 7, इसी का ये पार्ट है इकहरा उदाहरण चिन्ह, यानी कि उदाहरण मतलब दो वो गया चिन्ह दोनों साइड से ऊपर, और इकहरा मतलब एक, ठीक है ना, यही इसी का ये पार्ट है। ठीक है ना, उदाहरण चिन्ह यानी कि ये इसी में है ये, लेकिन मैंने अलग नंबर डाल दिया आपको। इकहरा उदाहरण चिन्ह ये कहाँ पे होगा? ये जो देखिए लगेगा ऊपर ही, ठीक है, लेकिन ये लगेगा एक एक, लेकिन ये लगेगा कहाँ, ये आपको समझना है। यह चिन्ह उपनाम हो, किसी का उपनाम हो या किसी रचना के शीर्षक, ठीक है, के लिए प्रयुक्त। जैसे जयशंकर क्या है? जयशंकर
का उपनाम क्या है? प्रसाद। अगर हम केवल प्रसाद भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि हम जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। तो किसी का उपनाम यानी कि प्रसाद जो है ये उपनाम है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे ये सिंगल वाला यानी कि एकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, यानी कि उस उपनाम को एक एक करके लगाएंगे। और इनकी जो रचना है, ठीक है ना, इनकी जो रचना है कामायनी, ठीक है ना, यानी कि हम एकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाएंगे? किसी व्यक्ति के उपनाम या उस व्यक्ति की कोई फेमस रचित पुस्तक हो वहां पे लगाएंगे। जैसे देखिए जयशंकर है तो जयशंकर में नहीं लगाएंगे, इनका जो उपनाम है प्रसाद वहां लगाएंगे। और इनकी जो रचना है क्या है? कामायनी, तो यहाँ लगाएंगे यहाँ पे। और जो उदाहरण चिन्ह है वो कहाँ लगाते हैं? किसी व्यक्ति की का जो कथन होता है उस पे लगाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जो कथन उसका जो कहा होता है जो कहता है उस पे लगाते हैं। लेकिन इकहरा कहाँ लगाते हैं, यानी कि एक कहाँ लगाते हैं? जब किसी व्यक्ति का उपनाम यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ जो उपनाम होता है ना, ठीक है, जैसे जयशंकर है तो जयशंकर तो उनका नाम है, अब उनके साथ उनका क्या लगा? उपनाम प्रसाद, ठीक है। और उनकी रचना जो होगी उस व्यक्ति की रचना हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? इकहरा उदाहरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और उसके बाद आता है योजक चिन्ह, ठीक है ना। योजक चिन्ह क्या है? आपका इस तरह से होता है, इसको मैथ्स में माइनस बोलते हैं, और लेकिन ये थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। इसके यहाँ पे योजक चिन्ह कहाँ? किसी चीज को किसी शब्द को जोड़ने के लिए या तुलना करने के लिए किया जाता है। कोई ऐसा शब्द होता है जिसकी तुलना एक दूसरे से की जाती है या फिर जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे इस तरह का रात दिन, ठीक है ना, क्या है? जोड़ने का शब्द, तुलना की, और ये जोड़ा हुआ शब्द है। फिर रात के साथ दिन जोड़ा है शब्द, ठीक है ना, रात के साथ दिन मैच करने वाला शब्द है। तो ऐसे यानी कि जोड़े हुए शब्द को समासिक पद समास में, ठीक है, ऐसे समास में लगाया जाता है। और या तो समानता सूचक शब्द में, जैसे समानता, जैसे चंदन सी खुशबू, ठीक है ना, किसी चीज की तुलना दी जाती है जब, तो क्या क्या कहा जाता है? चंदन सी खुशबू। तो इस तरह के शब्दों में भी हम योजक चिन्ह लगाते हैं। ये योजक चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है ना, इसी को जैसे थोड़ा छोटा करके माइनस में जैसे होता है, ये वहां पे लगाया जाता है। या तो जोड़े हुए शब्द जैसे रात दिन माता पिता, इस तरह के शब्द में हम लगाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये वहां पे या तो योजक चिन्ह लगाते हैं या फिर समानता सूचक शब्द, जैसे चंदन सी खुशबू, यानी कि चंदन को क्या है? उसको समानता सब क्या किससे दी गई? खुशबू से। ये वहां पे या तो हम लगाते हैं योजक चिन्ह। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, ये विस्मय आदि बोधक कहाँ लगाएंगे? विस्मय आदि शब्द के आगे, ठीक है। ये कहीं वाक्य में बीच में नहीं होता, अधिकांश आपका कहाँ होता है? सब वाक्य के शुरू में ही होता है। तो ये शब्द हमेशा उस शब्द के आगे लग जाता है, ठीक है। ये हो गया उदाहरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा कहा है। ये उस व्यक्ति के, ठीक है ना, उस व्यक्ति की क्या कि उसमें कथन था ज्यों का त्यों, जैसा वो शब्द होता है ज्यों का त्यों कहता है, उसके आगे उस शब्द उस वाक्य के आगे हम ऊपर दो तरफ डबल लगा देते हैं। इकहरा में क्या है, ठीक है ना, या तो उपनाम में या उसकी कोई रचना में, ठीक है, हम लगाते हैं सिंगल। और योजक चिन्ह या तो जोड़े हुए शब्द एक दूसरे के पूरक शब्दों में लगाते हैं या तो समानता सूचक शब्दों में लगाते हैं। गाइस ये आपका जो है विराम चिन्ह का सेकंड पार्ट है आपका। इसमें भी मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह बताया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए और पढ़िए। गाइस अगर वीडियो मेरा पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।